तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने भोकाल का जंजाल की अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन सफलता नहीं लगने दूंगा मैं इस हाथ ऑफ अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इस हाथ की मात्र कुछ तिल की ही पकड़ ढीली कर पाया हूँ। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो ये कुछ तिल भर जगह भी मेरे यहाँ से निकलने के लिए बहुत है। पकड़ से बचने के साथ ही भोकाल को उस मुष्टि प्रहार से भी बचना पड़ा। लेकिन अंगूठे से छिटक कर आई उंगली ने भोकाल के कंठ से कराह उगल दी। अंगूठे ने तो दबा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस चांटे ने तो भोकाल की आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा कर दिया था। मस्तिष्क का साथ छोड़ने को तत्पर होशों को भोकाल ने बड़ी मुश्किल से संभाला था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके प्राणों को उसके शरीर का साथ छोड़ना पड़ सकता था। उफ, यह हाथ तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। तलवार के वार का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ज्वाला शक्ति से इसे खत्म करता हूँ। ज्वाला शक्ति मेरी तलवार से निकल तो रही है मगर उस तक पहुँच नहीं रही। यानी इस तिलिस्म की किसी भी वस्तु पर कोई बाहरी शक्ति कार्य नहीं करेगी, लेकिन तिलिस्म में एक शक्ति अवश्य कार्य करती है, बुद्धि की शक्ति। यह हाथ इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इसके साथ इसकी सभी उंगलियों और अंगूठों की शक्तियाँ शामिल है, इसलिए इस पर तलवार के प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर मैं संयुक्त हाथ पर प्रहार करने की जगह हाथ की अलग अलग उंगलियों पर प्रहार करूं तो शायद कुछ बात बने। पहले इसके अंगूठे को निशाना बनाता हूँ। प्रभाव पड़ रहा है। जल्दी ही अंगूठा हाथ से अलग हुआ। अब उंगलियों की बारी है। पहले इस उंगली की और अब इसकी और इसकी। उस आखिरी अंगुली के कटने के साथ ही हाथ का अस्तित्व समाप्त हो गया। ओफ, उस हाथ के शिकंजे ने भोकाल के शब्दों को उसके गले में ही घोट कर रख दिया था, और ऐसा करने वाला वह हाथ किसी और का नहीं, भोकाल का ही था। ये मेरा बायां हाथ क्या कर रहा है? मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहा है? मेरे वश में क्यों नहीं है ये? ओफ, भोकाल के हाथ ने भोकाल के जबड़े को ही हिला दिया था। अप्रत्याशित थी उस हाथ की अगली हरकत भी। दाएं हाथ से झपट कर तलवार छीन ली थी उसने, और ओह नहीं, मेरा हाथ मेरी ही गर्दन उड़ाने को तैयार है। मुझे इसे रोकना होगा। उस समय भोकाल की गर्दन से तलवार एक सूद भर ही दूर थी जब भोकाल के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को थामा था और तलवार छुड़ाने के लिए उसे मरोड़ डाला। सही समय पर मैंने अपने बाएं हाथ से तलवार छुड़ा दी, वरना इसने मेरी गर्दन उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कारण जल्दी ही भोकाल की समझ में आया। जिस पत्थर के विशाल और प्राणघातक हाथ को मैंने अभी अभी समाप्त किया है, उसके प्रभाव से ही मेरा हाथ बेकाबू हुआ, क्योंकि जिसे मैंने समाप्त किया वह भी बायां ही हाथ था। ओफ, अजीब है ये तिलिस्म। कारण जानने के चक्कर में मैं यह भूल ही गया कि यह हाथ मेरा दुश्मन बना हुआ है। जब तक यह सामान्य नहीं हो जाता, मुझे इसका कोई ऐसा प्रबंध करना होगा कि यह मुझ पर वार न कर पाए। और ऐसा प्रबंध करने के लिए वट वृक्ष की यह मजबूत बेल एकदम उचित रहेगी। इससे मैं अपने अभी अनियंत्रित हाथ को अपने शरीर से इस तरह कस कर बांध सकता हूँ कि जब तक मैं ना चाहूँ ये अपने आप को मुक्त ना करा पाए। अब ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए यहाँ मात्र एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, परंतु इसमें प्रवेश करते समय मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है इस रास्ते पर कोई खतरा मेरी प्रतीक्षा में खड़ा हो। ओह, ठिठक गए थे भोकाल के कदम। आखिर क्या था सामने? कुछ नहीं है। अब भोकाल के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं। इसलिए फिलहाल उसे वापस लौटना होगा, क्योंकि अब भोकाल को वहाँ से लौटना संभव नहीं। अब तो वहाँ से उसकी आत्मा ही वापस लौटेगी। रानी मोहिनी सिर्फ आत्मा। यहाँ मौजूद गुणिक के ठहाकों का अर्थ था कि गुणिक उस स्थिति को साफ साफ देख रहा था जो जंजाल में भोकाल के सामने मौजूद थी। जिस समय मैं इस रास्ते के अंदर आया था तो यह चार भुजा शैतान पाषाण प्रतिमा के रूप में यहाँ खड़ा था, मगर जैसे ही मैं वापस लौटा हूँ यह जीवित होकर मेरे सामने खड़ा है। यानी अब मैं इसे हटाए बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजने के लिए वापस नहीं लौट सकता। ओफ, भोकाल के ठीक कान के पास से होकर गुजरा था चार भुजा शैतान का वार। भोकाल तुरंत ही संभला। ओफ, मैंने ठीक समय पर उसके प्रहार को अपनी तलवार पर रोक लिया। अब मुझे तुरंत ही अपना वार भी कर देना चाहिए। वार करने की सोची तो भोकाल ने, लेकिन कर ना पाया, क्योंकि उसे तुरंत ही चार भुजा के एक अन्य वार को अपनी तलवार पर रोकना पड़ा।
उसकी चार भुजाएं विद्युत की सी तेजी से मुझ पर अलग अलग प्रहार कर रही है। ऐसे में उस पर वार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी तलवार तो उसके वारों से मेरा बचाव करने में ही लगी हुई है। बचाव करने के लिए मुझे ढाल का प्रयोग करना होगा, नहीं मैं अपनी ढाल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक ही हाथ है और एक हाथ में या तो मैं तलवार थाम सकता हूँ या ढाल। ढाल थामने के लिए अगर मैंने दूसरे हाथ को मुक्त किया तो चार भुजा के साथ साथ वह भी मेरे लहू का प्यासा बन जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ? तलवार का तलवार की तरह कैसे प्रयोग करूं कि शत्रु पर वार कर सकूं, और ढाल का कैसे प्रयोग करूं कि मेरा बचाव कर सके। एक प्रयोग आ रहा है समझ में, और मैं उसके लिए मुझे पहले अपनी ढाल को नीचे फेंकना होगा, फिर उसे पैरों में फंसाना होगा और फिर यह करना होगा। भोकाल का यह बचाव का असाधारण तरीका था। उसी की बदौलत अब भोकाल दुश्मन के वारों से खुद को बचा भी सकता था और उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता था। और जब भोकाल जैसा महारथी जवाब देने पर आता है तो उसके प्रतिद्वंदी उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक कहाँ पाते हैं। चार भुजा भी नहीं टिक पाया। अभी चार भुजा के प्राण पखेरु उड़े एक पल भी नहीं बीता था कि भोकाल का दूसरा हाथ भी सामान्य हो गया और तेज आवाज़ के साथ सामने वाले रास्ते की दीवार टूट कर गिर पड़ी। अब आगे बढ़ने का रास्ता सामने था, जिस पर तुरंत ही बढ़ गया भोकाल। आगे बढ़ते भोकाल ने शीघ्र ही अपने आप को एक बहुत ही विचित्र स्थान पर पाया। ओह, यहाँ तो चारों तरफ सैकड़ों दर्पण मौजूद है। इसका तात्पर्य इन्हीं दर्पणों में ही आगे बढ़ने का रास्ता छिपा हुआ है। लेकिन किस दर्पण में, उसमें या इसमें? ओह, भोकाल को उस दर्पण को छूना गजब हो गया। दर्पण से निकलकर भयानक शिकंजे ने भोकाल की गर्दन को जकड़ लिया और अब वह शिकंजा भोकाल को तेजी से उस दर्पण के अंदर खींच रहा था। और वह ऐसा कर भी लेता, मगर भोकाल की तलवार ना चल गई होती। भोकाल ने तुरंत ही उछलकर अपने आप को पीछे गिराया। सही समय पर मैंने अपने आप को बचा लिया, नहीं तो उस दर्पण को छूना मेरे लिए ऐसी भूल सिद्ध होती जिसे मैं कभी नहीं सुधार सकता था। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं ऐसा भूल दोबारा न दोहराऊं। ओह, ये क्या! जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ मौजूद किसी भी दर्पण में मेरा प्रतिबिंब भी नहीं दिख रहा, या शायद दिख रहा है। वो सामने मौजूद उस दर्पण में सैकड़ों दर्पणों में से मेरा प्रतिबिंब मात्र एक ही दर्पण में दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब हो सकता है इसका, और वह यह कि इस दर्पण में छिपा हुआ है यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता। ओह, इस बार भी दर्पण को हाथ लगाने के बाद भोकाल हतप्रभ रह गया था, और कारण यह था कि इस बार दर्पण से खुद उसका ही प्रतिबिंब निकला था। उसे समाप्त करने के लिए ये तो मैं ही हूँ जो दर्पण से निकलकर अपना ही शत्रु बन गया हूँ। लेकिन मैं अपने तलवार को दाएं हाथ में थामे हुए हूँ और वह बाएं हाथ में। इसका तात्पर्य मुझे अपने को बचाने के लिए अपने से ही लड़ना होगा, और इसके लिए अच्छा यही है कि मैं अपने प्रतिरूप के हाथ में थमी तलवार छुड़ाऊँ। और मेरा प्रहार उसके बीच से ऐसे गुजर गया जैसे हवा के बीच से गुजरा हो। यही दशा मेरी तलवार की भी है। ज्वाला शक्ति से इसके शरीर को छिन्न भिन्न करता हूँ। वह ज्वाला शक्ति उस तक नहीं पहुँच पा रही, यानी इस तिलिस्म की अन्य वस्तुएं और प्राणियों की तरह ज्वाला शक्ति इस पर भी प्रभावशाली नहीं है। इसके प्रहार तो मुझ पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ रहे हैं, मेरे अंग अंग को हिला दे रहे हैं। इसकी तलवार मेरे शरीर को घावों का भंडार बना देने पर उतारू है। क्या करूं? दर्पण से निकले मेरे प्रतिबिंब रूपी इस शैतान का वह सवाल भोकाल के मस्तिष्क के सभी तारों को झंकृत किए दे रहे थे, और प्रचंड प्रहार शरीर की एक एक नस को अचानक विद्युत सी कौंध गई। भोकाल के मस्तिष्क में यहाँ मौजूद सैकड़ों दर्पणों में मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा है, और एक ही दर्पण में प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है? इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक रास्ता मुझे मिल गया, परंतु वह बाद में। पहले मुझे इन दर्पणों के पीछे जाकर ये देखना होगा कि मैं जो समझ रहा हूँ गलत है या सही। मेरा सोचा एकदम सही है। यहाँ मौजूद सैकड़ों दर्पणों में से मात्र इसी दर्पण में मेरा प्रतिबिंब इसलिए दिखा क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दिखाने वाली जो परत होती है वह मात्र इसी दर्पण के पीछे है। बस यही प्रतिबिंब उत्पन्न करने वाला है। और जब मेरा प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे मौजूद चमकीले पदार्थ की उत्पत्ति है तो निश्चय ही उसे समाप्त करने का साधन भी यही होगा। पहले इस चमकीले पदार्थ को दर्पण से खरोच देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तेजी से चले भोकाल के हाथों ने दर्पण के पीछे लगा चमकीला पदार्थ खुरच दिया। इसी के साथ हवा में घुलता चला गया भोकाल का प्रतिबिंब। अगले ही क्षण
वह दर्पण किरच किरच होकर बिखर गया और सामने नजर आने लगा आगे बढ़ने का रास्ता। भोकाल उस पर आगे बढ़ गया और जल्द ही वह उस मंजिल पर जा पहुंचा जिसके लिए वह वहां आया था। वो सामने मौजूद है ऋषि चालुक्य का वह परिवार जिसे लेने मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उन्हें लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये पीछे क्या हुआ? ओह, जिस रास्ते से मैं अंदर आया वह बंद हो गया, यानी ऋषि चालुक्य के परिवारजनों को लेकर यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक बार फिर रास्ते की खोज करनी होगी। अब क्या हुआ पीछे? उस आवाज़ को सुनकर पीछे पलटा जो भोकाल तो भक्क से उड़कर रह गया। उसका मस्तिष्क, उसकी फटी फटी आंखें इस बात की धोतक थी कि वह इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने सच था या सपना। लेकिन गुणिक के कंठ से गूंजते ठाके बता रहे थे कि वह खूब जानता था कि भोकाल के सामने मौजूद थी मौत। जंजाल के अंतिम चरण में पहुंचते हुए भोकाल को वहां मौत के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। वहां जो यमदूत मौजूद है वे भोकाल के प्राणों को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। जंजाल का अंतिम चरण भोकाल के जीवन का भी अंतिम चरण होगा और जैसे ही भोकाल के जीवन की यह लीला समाप्त होगी वैसे ही मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। मेरे उन 3 बेटों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी। भोकाल के कारण जिनकी अर्थी को मुझे कांधा देना पड़ा, जिसकी चिताओं को आग मुझे दिखानी पड़ी, गुणिक की आंखों में बरसते शोले इसका स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे कि वह जल्दी से जल्दी उस भोकाल की लाश देखने को बेताब था जो उस समय सचमुच यमदूतों के समान सामने मौजूद था। ओफ, ऋषि चालुक्य का समस्त परिवार एक राक्षसी परिवार में बदल गया और अब ये सब मुझे ही नोच डालने को आतुर हैं। छोटे बड़े सभी बेहद खूंखार और भयंकर हैं। क्या ये राक्षस भी तिलिस्म का ही अंग है? ओह, ये क्या! तभी भोकाल को नजर आई वह आश्चर्यजनक चीज जिसे देखकर उसके मस्तिष्क की जड़ें तक हिल गई। लेकिन भोकाल का यह भूल गया था कि वहाँ शरीर की जड़ों को भी हिला देने वाले मौजूद थे और उनका अवसर मिलने का अर्थ था अपनी सांसों को अपने ही हाथों में मौत के हवाले करना। और भोकाल उन्हें अवसर देने की गलती कर चुका था, इसलिए उसकी यह दशा होनी ही थी। उछलकर दूर जा गिरे भोकाल के शरीर को देखकर बच्चा भी समझ सकता था कि अब भोकाल के शरीर में न ताकत बची थी और न प्राण। इसी के साथ गुणिक के कंठ से निकला बुलंद ठहाका। मेरे मस्तिष्क से वह संपर्क टूट गया जो भोकाल की सांसों की डोर से जुड़ा हुआ था और उस संपर्क के टूटने का एक ही अर्थ है कि भोकाल की सांसों की डोर भी टूट गई। भोकाल मारा गया। रानी मोहिनी, मेरी बुद्धि के जंजाल में फंसकर भोकाल मारा गया। अब विकासनगर पर मेरा राज होगा। तुम्हारी और विकासनगर वासियों की व्यवस्था है कि तुम सबको मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जो ऐसा नहीं करेगा उसे उस मणि से संचालित होने वाली भयानक बेलों का सामना करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भयानक बेलों को संचालित करने वाली इस मणि को तुम्हारे हाथ में ही नहीं रहने देगा। भोकाल भोकाल तो तुम भोकाल नहीं हो सकते। भोकाल तो जंजाल में मारा गया और मेरे मानसिक संपर्कों ने मुझे स्वयं यह बताया है। बुद्धि का जाल मात्र तुम ही फेंकना नहीं जानते गुणिक, भोकाल भी जानता है। उसी जाल को फेंककर मैंने अपने मस्तिष्क से जुड़े तुम्हारे मानसिक संपर्क को तोड़ा, जिसका आभास मुझे उस समय हुआ जब जंजाल के अंतिम चरण में मुझे तुम्हारी चोटी के ये कटे हुए केस मिले, जिन्हें मैंने स्वयं अपने हाथों से काटा था। इसका एक ही अर्थ था कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। बस फिर मुझे यह समझ लेने में देर नहीं लगी कि तुम मेरा अंत देखने के उत्सुक हो, और यह समझते ही मेरा शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो गया। मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारे षड्यंत्र को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। अब मैं अपनी सारी शक्ति संजोकर उठा और उन तीनों राक्षसों पर टूट पड़ा। जल्द ही सफलता मेरे हाथ लगी और मैं उन तीनों राक्षसों को मारकर व उनके मरने के पश्चात खुले रास्ते से होकर तुम्हारा और तुम्हारी नरभक्षी बेलों का आतंक समाप्त करने यहाँ आ पहुँचा। और अब मैंने तुम्हारे हाथों से मणि को छुड़ा लिया है तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया हूँ। बिफर पड़ा गुणिक, ऐसा नहीं हुआ भोकाल, क्योंकि मणि के मेरे हाथों से निकल जाने से मात्र नरभक्षी बैलों से मेरा नियंत्रण समाप्त हुआ, उनका आतंक नहीं। देख वो तो पहले की तरह ही अपना आतंक मचा रही है। वैसे अब मैं तुझे एक बात और बता दूं, अब मेरे रक्त से इन बैलों को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि ऐसा तभी हो रहा था जब मणि मेरे हाथ में थी। मणि गई तो मेरे रक्त से वह प्रभाव भी गया, लेकिन चिंतित होने की बात नहीं है भोकाल। इन सब के पश्चात भी इन नरभक्षी बैलों को समाप्त करने का एक उपाय है मेरे पास, लेकिन उसे बताने की मेरी एक ही शर्त है, तेरी मौत। अरे, अब तू शर्त रखने की स्थिति में नहीं है दुष्ट।
तो तू मुझे इन नरभक्षी बैलों के बीच फेंक कर मेरा अहित करना चाहता है? ऐसा नहीं होगा। मेरा आदेश मानने वाली ये बैलें अभी मुझे छोड़कर तुझे अपना शिकार बनाएगी। ओफ, नहीं बनाएगी, क्योंकि जिस मणि के बल पर ये बैलें तेरा आदेश मानती है वह तेरे हाथों में नहीं है। अब तू इनका शिकार बन। भोकाल की बात खत्म होने के साथ ही गुणिक की चीखों से वातावरण गूंजने लगा और गुणिक की वे चीखें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो भोकाल? अगर गुणिक समाप्त हो गया तो इसके साथ साथ विकासनगर को बचाने का भी उपाय समाप्त हो जाएगा। उसे बचाओ। नहीं, उसे कोई नहीं बचाएगा महारानी। विकासनगर को जो भी होगा गुणिक के बाद ही होगा। वह विकासनगर की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। भोकाल के शब्द और चेहरे पर इस समय जो भाव थे उसने थर्रा कर रख दिया। गुणिक को दयनीय स्वर में चीख पड़ा था, वह मुझे नहीं देखनी विकासनगर की तबाही। मुझे बचाओ भोकाल। मैं तुम्हें इन नरभक्षी बैलों को समाप्त करने का उपाय बताता हूँ। उस मणि को तोड़ दो। उसके नष्ट होते ही सारी नरभक्षी बैलें स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। जल्दी कर, जल्दी से उस मणि को नष्ट कर, वरना ये बेलें मुझे मार डालेगी। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। ये लीजिए, मैंने मणि नष्ट कर दी। मणि के नष्ट होने का असर तुरंत ही हुआ। बेलें तेजी से नष्ट होने लगी। गुणी जैसे ही बैलों से आज़ाद हुआ, सैनिक ने उसे कैद कर लिया। जाओ, जाकर बंदीगृह का शोभा बढ़ाओ। जा रहा हूँ भोकाल, लेकिन गुणिक और उसकी बुद्धि को बंदीगृह की दीवारें अधिक दिनों तक कैद नहीं रख सकती। तुझसे प्रतिशोध लेने मैं शीघ्र ही लौटूंगा। समाप्त।